अध्याय 1। क्या मुझे उसे इंजेक्शन देना चाहिए? एक अच्छी खबर थी। झांग शान एक दूसरी दुनिया में पहुंच ट्रांसमाइग्रेट चुका था और अपने साथ एक सुपर रिबेट सिस्टम भी लाया था। बुरी खबर यह थी, वो कम्बख्त सिस्टम खराब था। उसके सामने अंतहीन विशाल पहाड़ों का सिलसिला फैला था। वो जिस गांव में फंसा था वो इतना छोटा और महत्वहीन था कि उसका कोई नाम तक नहीं था। हर रात झांग शान छत पर चढ़ जाता और सूनी आंखों से आसमान को ताकता रहता। मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, शायद मुझे यही सब समाप्त कर देना चाहिए। इस दोषपूर्ण सिस्टम को अपने साथ ले जाऊं, अपनी सेव फाइल को फिर से रीरोल करूं और नए सिरे से शुरुआत करूं। झांग शान ने चमकते पूर्ण चंद्रमा की ओर देखा। उसके मन में आत्महत्या के विचार एक बार फिर उबलने लगे। अपने पिछले जीवन में वो एक कॉर्पोरेट गुलाम था जिसकी मौत काम के बोझ ओवरवर्क से हुई थी। जब वो पहली बार इस नई दुनिया में आया था तो वो आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा से लबरेज था। आखिरकार उसके पास एक सिस्टम जो था। विज्ञान के अपने ज्ञान और इस सुपर रिबेट सिस्टम के साथ मैं 3 साल के भीतर इस दुनिया के शिखर पर पहुंच जाऊंगा। पहाड़ों में गरीबी में पैदा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। एक शिकारी ने पालक पिता के रूप में पाला, कोई समस्या नहीं। सच तो यह है कि किसी अमीर परिवार में जन्म लेने से तो यह बेहतर ही था। न तो पीठ में छुरा घूमने वाले रिश्तेदारों का डर था और न ही अपाहिज कचरा क्रिपल ट्रैश कहलाने का अपमान सहना पड़ा। उसके हाथ में बेहतरीन पत्ते थे, जीत पक्की थी। लेकिन कुछ ही समय बाद घबराहट शुरू हो गई। ये गांव बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। इसे ईश्वर द्वारा भुलाया गया पिछड़ा इलाका कहना भी इसकी तारीफ जैसा होता। अगर दूर के कब्रिस्तानों पर पुराने गांव के मुखियाओं द्वारा तराशे गए प्राचीन शिलालेख न होते तो झांग शान को संदेह होता कि क्या वो एक सभ्य मानव समाज में है भी या नहीं। और जो सिस्टम वो अपने साथ लाया था वो तो जगह से भी बदतर था। निष्पक्ष रूप से कहें तो सिस्टम अपने आप में अविश्वसनीय था। एक बार जब वो किसी लक्ष्य टारगेट के साथ जुड़ जाता और उसे कुछ उपहार देता तो बदले में उसे भारी रिटर्न मिलता। वो जितना अधिक देता उतना ही अमीर होता जाता। लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त थी, केवल सिस्टम द्वारा परिभाषित भाग्य की पुत्री डॉटर ऑफ डेस्टिनी ही इन रिटर्न को सक्रिय कर सकती थी। दुनिया के इस भूले बिसरे कोने में वो भाग्य की पुत्री कहां से ढूंढता? झांग शान ने जोर से कोसा। अपने पहले ही दिन उसने गांव की हर जीवित चीज की बारीकी से जांच की थी। यहां तक कि उसने घोंसलों में पक्षियों के अंडों तक को चेक किया था। कुछ नहीं मिला। लगता है मुझे इन पहाड़ों से बाहर निकलने के लिए अपनी ताकत पर ही भरोसा करना होगा, झांग शान ने सोचा। अभी भी बड़े शहर के सपने संजोए हुए उसने अपने पालक पिता से खेती और शिकार करना लगन से सीखा। 5 साल बीत गए। झांग शान खुद को अपने पुराने 996 फीट वर्किंग शेड्यूल के लिए तरसता हुआ पाया। जंगली जीवन में जीवित रहने की तुलना में पूंजीपतियों द्वारा शोषण किया जाना एक लग्जरी वेकेशन जैसा महसूस होता था। तभी गांव के मुखिया बीमार पड़े और मर गए। झांग शान ने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए कब्र का पत्थर तराशा। उस पल से झांग शान गांव का इकलौता साक्षर व्यक्ति बन गया। लगभग उसी समय उसे एक छोटी साथी मिली, एक 5 साल की लड़की जिसके बिखरे काले बाल थे, जिसे गांव के मुखिया ने सड़कों से उठाया था। उस साल झांग शान 20 साल का हुआ था। ये लड़की किसी दिन तुम्हारी पत्नी बनेगी, इसके खाने पीने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, उसके पालक पिता ने उससे कहा। उस छोटी लड़की की दयनीय आंखों को देखकर, उसे धूल और गंदगी से सना हुआ पाकर झांग शान को निराशा के अलावा कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं इन पहाड़ों को छोड़कर एक राजकुमारी से शादी करने के लिए बना हूं। इस गंदी छोटी बच्ची से शादी? इससे अच्छा तो मैं खुद को फांसी लगा लूं। 10 साल और बीत गए। झांग शान अभी भी पहाड़ों से निकलने में कामयाब नहीं हुआ था। उसने जो कुछ हासिल किया था वे थे अनगिनत निशान, स्कार्स। इस दौरान उसने 1 दर्जन से अधिक कब्र के पत्थर खुद खड़े किए थे, जिसमें उसके शिकारी पालक पिता का पत्थर भी शामिल था। पिछली पीढ़ी की यादें धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, एक एक करके मिट्टी के नीचे दब रही थी। रही बात सिस्टम की, हाँ, क्या कबाड़ चीज थी। डिंग, भाग्य की पुत्री मिली, झांग ले ले। देर रात उसके दिमाग में एक नोटिफिकेशन गूंजा जिससे छत पर सुस्ती में पड़े झांग शान को झटका लगा। क्या बकवास है, ये झांग ले ले कौन है? झांग शान को लगा कि उसे मति भ्रम हैल्यूसिनेशन हो रहा है, लेकिन उसकी आंखों के सामने तैरते हुए शब्दों ने पुष्टि कर दी कि ये सच था। ले 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 ले, हे भगवान, वो काले बालों वाली लड़की। झांग शान आश्चर्य के मारे लगभग पीछे की ओर गिरते गिरते बचा। वो बची क्यों और अब क्यों? उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई, लेकिन इनमें से कोई मायने नहीं रखता था। जब तक रिटर्न मिल रहा था तब तक सिस्टम किसी कुत्ते को भी भाग्य की पुत्री घोषित कर देता तो वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेता। मैं आखिरकार अमीर बनने वाला हूं। झांग शान उत्साह के आंसू रोने लगा। ओए बच्ची, उठो। वो कमरे में इतनी तेजी से घुसा जितना वो अपने जीवन में कभी नहीं भागा था। उसके सामने वाली लड़की धीरे से उठकर बैठी, अभी भी आधी नींद में थी। अपने सामने वाली लड़की को देखकर झांग शान उसे भाग्य की पुत्री के खिताब के साथ जोड़ ही नहीं पा रहा था। उसके बाल चिपचिपे और तैलीय थे, उसकी त्वचा खुरदरी और पपड़ीदार थी। वो बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। ये लड़की उसके पिछले जीवन की महिलाओं से कोसों दूर थी। चिकनी गोरी त्वचा या सुडौल शरीर की बात तो छोड़ ही दे, वो गांव की उस सुंदर विधवा से भी तुलना के काबिल नहीं थी जिसका पति कुछ साल पहले मर गया था। कम से कम उस विधवा की कदकाठी तो अच्छी थी। शान भाई, मैं अभी सोई थी, अब आपको क्या चाहिए? लड़की बुदबुदाई। उसकी आंखें बमुश्किल खुली थी, लेकिन उसने सहज रूप से झांग शान के पास दुबक कर उसे पकड़ लिया। झांग शान के विपरीत लड़की ने हमेशा खुद को उसकी छोटी पत्नी माना था। वो अब 15 साल की थी। शान भाई के बच्चों की मां बनने के लिए पर्याप्त बड़ी। डिंग, झांग लेले का भाग्य गुण डेस्टिनी एट्रीब्यूट सक्रिय नहीं हुआ है। बॉन्डिंग विफल रही। झांग शान हक्का बक्का रह गया। गुस्से के मारे उसका खून खौल उठा। मैं, ये क्या है? क्यों भाई? उसका अंतर्मन गुस्से से दहाड़ उठा। अगर सिस्टम का कोई भौतिक शरीर होता तो उसने उसे लटकाकर पूरे 1 साल तक बैनी से पीटा होता। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या मतलब है सक्रिय नहीं हुआ का? मैं इसे कैसे सक्रिय करूं? क्या उसे छूने से काम बनेगा? झांग शान ने धीरे से लड़की की जांघ को छुआ। वो ठिठक गई। उसकी सांवली रंगत धीरे धीरे गुलाबी होने लगी। शान भाई, आप कहां छू रहे हैं? क्या आप? उसके मन में उसे गांव की महिलाओं के बीच साझा किए गए अश्लील चुटकुले याद आ गए। उनके बारे में सोचकर ही उसका सिर चकराने लगा। ओ नहीं, ये कितना शर्मनाक है। हालांकि वो थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा शर्मिली और उत्सुक महसूस कर रही थी। झांग शान ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन सिस्टम खामोश रहा। धिक्कार है। अपने मन में सिस्टम को 30,000 गालियां देने के बाद झांग शान पागलों की तरह सोचने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे उसे इंजेक्शन देना पड़े? नहीं, वो बहुत छोटी है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझमें और एक जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? कम से कम उसके 18 नहीं 16 के होने तक इंतजार करना होगा। शान भाई, क्या आप ठीक है? लड़की ने अपनी बड़ी आंखें खोलकर पूछा। मैं ठीक हूं। हार मानने को तैयार नहीं। झांग शान ने उसके चेहरे को छुआ, उसके कंधे दबाए, उसके पैर दबाए और यहां तक कि उसके माथे को चूमा, लेकिन फिर भी कुछ सक्रिय नहीं हुआ। लड़की हैरान भी थी और घबराई हुई भी। पहले कभी उसके शान भाई इतने सक्रिय नहीं हुए थे। दुर्भाग्य से झांग शान आगे नहीं बढ़ा
जिससे उसे निराशा हुई। क्या उन्हें लगता है कि मैं अभी विकसित नहीं हुई हूं? लेकिन मैं अभी बहुत छोटी हूं। लड़की मन ही मन चिढ़ गई। झांग शान ने पूरा दिन सक्रियण एक्टिवेशन विधि के बारे में सोचने में बिताया, फिर भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। अंत में शाम हो गई। आज पूर्णिमा की रात थी। ये लड़की का पसंदीदा समय था, क्योंकि शान भाई इन रातों में उसे कहानियां सुनाते थे। शान भाई, अगर आप होते तो आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद आती? जियो झाओ जो कोमल और दयनीय है, झीर वो जिसका भाग्य दुखद है, या राजकुमारी मिनमिन जो साहसी और उत्साही है? ओह, मुझे वे सब पसंद है। बेशक मुझे वे सभी चाहिए होंगी। झांग शान ने अपनी मुट्ठी भींची, कहानियों के लालची अधिकारी के रूप में खुद की कल्पना करते हुए। छी, शान भाई कितने ठरकी है। लड़की ने गुस्से का नाटक किया। वो 10 साल से झांग शान के साथ थी। वो जानती थी कि वो इन पहाड़ों को छोड़ने के लिए कितना तरसता है, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक थी और पहाड़ बहुत विशाल। शान भाई जंगल में कई बार मरते मरते बचे थे। सालों बाद अब उन्होंने हार मान ली थी। शान भाई अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली थे। वे लगभग कुछ भी कर सकते थे, अनगिनत दिलचस्प कहानियां सुना सकते थे, और यहां तक कि उन्होंने उसे पढ़ना लिखना भी सिखाया था। चांदनी में उसके कंटी के पास सफेद बालों की हल्की लकीरों को देखकर लड़की को अचानक दिल में दर्द महसूस हुआ। शान भाई अब 30 साल के हो चुके थे। उनकी कहानियों में 30 साल एक आदमी के जीवन का स्वर्णिम समय होता था, महत्वाकांक्षा की उम्र। लेकिन वो जानती थी कि इन पहाड़ों में 30 साल उम्र का ढलना माना जाता था। जब वो 15 साल में नहीं निकल पाए तो अब ये और भी असंभव था। बेचारे शान भाई, इन पहाड़ों ने उन्हें कैद कर लिया है। वो यहाँ के नहीं है। हालांकि वे हर दिन थक जाते थे और अक्सर भूखे रहते थे, लेकिन जब तक शान भाई उसके साथ थे वो खुश थी। इसीलिए उसने जिद करके अपना नाम झांग लेले रखा था। लेले यानी खुशी, क्योंकि वो वास्तव में हर दिन खुशी महसूस करती थी। वो थोड़ा असुरक्षित भी महसूस करती थी। अफसोस, वो उनकी किताबों की सुंदर गोरी नायिकाओं जैसी नहीं थी। लेकिन उसे जलन नहीं थी। उसके पास शान भाई थे। भले ही वे उससे प्यार न करें, वो बस चुपचाप उनके साथ रहने में ही संतुष्ट थी, भले ही एक मामूली दासी बनकर। जैसे ही झांग शान ने अपनी कहानी जारी रखी, उसे अचानक एक खर्राटे की आवाज सुनाई दी। उसने नीचे देखा। काले बालों वाली लड़की उसकी बाहों में दुबकी हुई थी, गहरी नींद में सो रही थी, और उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान थी। झांग शान मुस्कुराया अपनी बाहों में लड़की को देखकर। सच तो यह था कि वो बिल्कुल भी बदसूरत नहीं थी। बड़ी आंखें, छोटा चेहरा। रही बात सांवली और गंदी होने की, तो इन पहाड़ों में कौन ऐसा नहीं था। यहाँ नहाना भी एक विलासिता थी। जल स्रोत खूंखार जानवरों से भरे हुए थे। पखवाड़े में एक बार उसे नहलाना इस गांव में विलासिता की पराकाष्ठा थी। रही बात उसके फिगर की, खैर वो तो एक अथाह गड़हात थी। वो चाहे कितना भी खा ले, उसका शरीर कभी भरता ही नहीं था। जो भी हो, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वो वयस्क नहीं हो जाती। वैसे भी गांव में बहुत ज्यादा घर नहीं थे। पूरी जिंदगी कुंवारे रहकर बिताना ठीक नहीं होगा। वो बहुत दयनीय होता। रही बात उसके भाग्य गुण को सक्रिय करने की, तो वो उसे धीरे धीरे देख लेगा। शायद ये उस कम्बक सिस्टम की एक और चाल थी। पगली, जब तू 18 की हो जाएगी तब मैं तुझसे शादी कर लूंगा। झांग शान धीरे से बुदबुदाया। सच में? लड़की की आंखें झटके से खुली, तांबे की घंटियों जैसी चौड़ी। डिंग, 60 पॉइंट वाली भाग्य की पुत्री मिली। नान गोंग याओ। अध्याय 2। आसमान से कुछ गिरा। फिर से जैसे ही उसके दिमाग में नोटिफिकेशन गूंजा, ऊपर तारों भरे आसमान में एक टूटता तारा चमक उठा, जो पृथ्वी की ओर गिरने से पहले दिव्य अग्नि की एक धधकती पूंछ छोड़ रहा था। धमाका। पहाड़ों में एक गूंजने वाली आवाज सुनाई दी। एक शिकारी के रूप में अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर झांग शान ने तुरंत प्रभाव स्थल का पता लगा लिया। पश्चिम की ओर मात्र 2 ली की दूरी पर। नानगोंग याओ, क्या सच में आसमान से कोई इंसान गिरा है? उसने सोचा। और इस बार सिस्टम ने मुझे हेवनली फेट स्कोर, स्वर्गीय भाग्य अंक भी दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसे देखने न जाऊं। इतने सालों तक सिस्टम द्वारा धोखा खाने के बाद भी झांग शान आश्चर्यजनक रूप से शांत रहा। उसने जियो हे एक्सायो हे लेले को चुप रहने का इशारा किया। वो तुरंत समझ गई ये मजाक करने का समय नहीं था। मंजे हुए अंदाज में वो छत से कूदी और कुछ ही पलों में वापस आ गई। उसकी पीठ पर एक बुनी हुई टोकरी थी, कमर में 2 छोटी खंजर दबे थे, और हाथ में वो लकड़ी का धनुष था जिसे चलाने का शान भाई को अभ्यास था। इस बीच झांग शान ने भी अपनी तैयारी कर ली थी और हाथ में स्टील का एक भाला, फिशिंग स्पीयर, थाम लिया था। दोनों तेजी से दुर्घटना स्थल की ओर भागे। कुछ ही देर में वे एक जलधारा के पास पहुंच गए। वहां का जाना पहचाना नजारा पूरी तरह बदल चुका था। धरती झुलसकर काली पड़ गई थी, और वहां एक चट्टान के सहारे एक छरहरी आकृति लेटी थी। जैसे ही झांग शान की नजर उस महिला पर पड़ी, उसका दिल धड़कना भूल गया। वो युवती थी जिसकी उम्र 20 साल से अधिक नहीं लग रही थी। उसका शरीर सुडौल और सुंदरता लुभावनी थी। हालांकि उसके चेहरे पर हल्की बीमारी जैसी पीलापन था, फिर भी वो झांग शान द्वारा पिछले जीवन में देखी गई किसी भी सेलिब्रिटी से कहीं ज्यादा सुंदर थी। उसके लहराते बाल हवा में उड़ रहे थे। उनकी लटें उसकी गर्दन से चिपकी हुई थी, जो उसकी त्वचा की बर्फीली और पारभासी चमक को और भी बढ़ा रही थी। उसके सफेद वस्त्र दिव्य अग्नि से झुलसकर फट गए थे, जिनसे उसकी चंदन जैसी गोरी त्वचा और उन पर लगे गहरे लाल जख्मों की झलक मिल रही थी। वो नंगे पैर थी। उसके नाजुक पैर सुंदर थे, लेकिन धूल और खून से सने हुए थे। ये दृश्य झांग शान के लिए सहन करना मुश्किल था। उत्तेजना की एक लहर उसके सिर तक दौड़ गई। अगर वो मानसिक रूप से तैयार न होता तो शायद उसी समय अपना आपा खो देता। डिंग, आपके प्रति नान गोंग याओ की अनुकूलता, फेवरेबिलिटी -1 है। बॉन्डिंग सफल रही। झांग शान की आंखों में लगभग आंसू आ गए। शुक्र है कि मैंने कल जियो ही को इंजेक्शन देने में जल्दबाजी नहीं की, वरना मैं एक जानवर के अलावा और क्या होता। एक साक्षात भाग्य की सुंदरी उसकी गोद में आकर गिर गई थी। सिस्टम की तरफ से क्या शानदार उपहार था। उसके पास खड़ी जियो हे भी उतनी ही मंत्रमुग्ध थी। उसने अपने पूरे जीवन में इतनी सुंदर किसी महिला को नहीं देखा था। लेकिन झांग शान ने जल्दी ही अपनी सतर्कता वापस पा ली। ये सुंदर महिला उल्कापिंड की तरह आसमान से गिरी थी, फिर भी पूरी तरह सुरक्षित दिख रही थी। उसके शरीर के चारों ओर एक मंद सुनहरी आभा लिपटी हुई थी, जिससे कोमल गर्मी निकल रही थी। सभी संकेत इशारा कर रहे थे कि वो एक साधक, कल्टिवेटर है, या शायद एक अमर देवी, इमोर्टल। साधना की दुनिया अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात थी। कोई भी बाहरी सुंदरता से धोखा नहीं खा सकता था। क्या होगा अगर वो कोई निर्दयी राक्षस निकली? उस महिला ने बहुत पहले ही इन 2 जंगली आकृतियों को देख लिया था। उसे इन विशाल उजाड़ पहाड़ों में इंसानों के मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये दोनों उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। एक लंबी सांस छोड़ते हुए वो कोमलता से बोली, क्या तुम्हारे पास पानी या भोजन है? हाँ, हमारे पास है। जियो हे ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और अपने बैग से तेल लगे कागज का एक पैकेट निकाला। झांग शान ने उसे नहीं रोका। ये महिला उसे मक्खी की तरह कुचल सकती थी। फिलहाल वो केवल उसकी चापलूसी कर सकता था और देख सकता था कि आगे क्या होता है। जंगली सब्जियों के कुछ केक खाने और झरने के पानी की कुछ धूम पीने के बाद
महिला ने धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस पाली और अपने शरीर में ची क्यूआई का संचार किया। उसका नाम नानगोंग याओ था, जो वर्तमान युग के सबसे प्रतिष्ठित संप्रदायों में से एक युन मियाओ संप्रदाय, युन मियाओ सेक्ट की एक एल्डर थी। वो एक गुप्त क्षेत्र सीक्रेट रियल्म में गई थी, जहां उसे भारी विफलता का सामना करना पड़ा। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने रक्त के सार ब्लड एसेंस को जलाकर एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था और बाल बाल बची थी। रक्त के सार की हानि के कारण उसे अपनी दशकों की साधना गंवानी पड़ी थी, जिससे नानगोंग याओ गहरे दुख में थी। उसके लिए ये दो लोग जंगली आदिवासियों से बढ़कर कुछ नहीं थे। अगर वे बात कर सकते थे तो ये सौभाग्य था, अगर वे उसे सांसारिक भोजन दे सकते थे तो और भी अच्छा, इससे उसे जल्दी ठीक होने में मदद मिल सकती थी। लेकिन ये सब्जी का केक वास्तव में बहुत खराब था। मेरे पास यहाँ कुछ औषधियां भी हैं, अगर आप चाहे तो। देवी जी, झांगशान ने महिला के नंगे पैरों की ओर देखते हुए अनजाने में थूक गंढका। वे दूधिया सफेद पैर। डिंग, आपके प्रति नानगोंग याओ की अनुकूलता एक अंक कम हो गई। वर्तमान अनुकूलता 2 डॉट। नानगोंग याओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी, अपने पैरों को पास खींचा और उसे तलवार के एक ही वार से मार देने की इच्छा को दबा लिया। जरूरत नहीं है, वो ठंडे स्वर में बोली। उसने उस गवार आदमी पर एक तिरछी नजर डाली। उसकी कदकाठी से लग रहा था कि वो लगभग 30 साल का है और छिपी हुई बीमारियों से भरा हुआ है। उसका रक्त और ऊर्जा क्यूआई अस्त व्यस्त थी और उसमें कोई आध्यात्मिक जड़ें स्पिरिचुअल रूट्स नहीं थी। संभवतः उसके पास जीवित रहने के लिए बहुत साल नहीं बचे थे। छी, बिल्कुल कचरा। फिर उसकी नजर उसके बगल में खड़ी शर्मिली जियो ही पर पड़ी। ये लड़की करीब 15 साल की लगती है। इसकी ऊर्जा और रक्त की नींव बहुत मजबूत है। रुको, इसके पास तो आध्यात्मिक जड़ें हैं। सिर्फ जड़ें ही नहीं, इसके पास एक असाधारण जल तत्व वाटर स्पिरिट रूट की जड़ है। नहीं, रुको, इसमें स्वर्ण तत्व गोल्ड स्पिरिट रूट का भी एक अंश है। नानगोंग याओ एक ऊंचे पद पर थी और उसने अनगिनत प्रतिभाशाली युवाओं को देखा था, लेकिन उसे जियो ही जैसी प्रतिभाशाली लड़की कभी नहीं मिली थी। यहां तक कि वो खुद भी लड़की की क्षमता को पूरी तरह समझने में असमर्थ महसूस कर रही थी। अगर मैं इस लड़की को अपने संप्रदाय में ले जा सकूं तो मुझे मिलने वाले पुरस्कार उन सभी चीजों से बढ़कर होंगे जो मैंने सालों तक गुप्त क्षेत्रों को खोजकर हासिल की है। नानगोंग याओ को अपने भीतर उत्साह की एक लहर महसूस हुई। खांसते हुए, छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? उस परी जैसी महिला की आवाज उतनी ही जादुई थी जितनी उसकी सुंदरता। जियो एक क्षण भर के लिए सुन रह गई। मेरा नाम झांग लेले है, कुमारी लेले। मैं तुम्हें अगले कुछ दिनों तक मेरे लिए भोजन और ताजा पानी लाने का कष्ट दूंगी। मैं वादा करती हूँ कि इसके बदले तुम्हें शानदार इनाम मिलेगा। नानगोंग याओ ने जितना हो सके कोमल स्वर में कहा। जियो हेई ने सवालिया नजरों से झांगशान की ओर देखा। वो परी दीदी इतनी सुंदर थी कि उनके सामने खड़े होने पर वो खुद को बहुत कमतर महसूस कर रही थी। देवी जी लेले के साथ मेरे घर पर कुछ समय के लिए रुक सकती है। झांगशान ने बीच में ही कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस कुमारी लेले ही काफी है। डिंग, आपके प्रति नानगोंग याओ की अनुकूलता एक अंक और कम हो गई। वर्तमान अनुकूलता 3 डॉट। लानत है, ये महिला बहुत अभिमानी है। झांगशान मन ही मन चिढ़ गया। अगले आधे महीने तक नानगोंग याओ ने नदी के किनारे विश्राम किया। झांगशान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने नानगोंग याओ के लिए रोजाना शानदार दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए एक जंगली मुर्गे तक को मार डाला। उसने अपनी दाढ़ी बनाई और अपने फटे हुए कपड़ों को रगड़ कर साफ किया। आखिरकार एक भाग्य की पुत्री से जुड़ने के बाद उसके पास तक न पहुंच पाना, ये एक बूढ़े नपुंसक के कोठे पर जाने से भी 10,000 गुना बदतर था। झांगशान हताश था, बहुत ज्यादा हताश। लेकिन उसकी मेहनत पूरी तरह बेकार नहीं गई। आधे महीने के दौरान वो नानगोंग याओ के सामने 5 बार आया और उसकी अनुकूलता फेवरेबिलिटी गिरकर -8 अंक पर पहुंच गई। जियो हेई का मूड भी पिछले कुछ दिनों से काफी खराब था। वो परी दीदी सुंदर और सरल थी, लेकिन वो शान भाई के साथ कितनी बेरुखी से पेश आती थी। जिस भाई को उसने 10 साल से अधिक समय से सराहा था, वो अब उस परी दीदी की बेशर्मी से चापलूसी कर रहा था। यहां तक कि उन्हें मांस के सबसे अच्छे टुकड़े भी दे रहा था। बहुत गुस्सा आ रहा है और मामला तब और बिगड़ गया जब उस परी दीदी ने शान भाई के साथ बर्फ जैसा ठंडा बर्ताव किया। और भी ज्यादा गुस्सा। अंत में एक शाम नानगोंग याओ ने अपनी पूरी शक्ति वापस पाली। अब संप्रदाय वापस लौटने का समय था और उसने जियो हेई को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। नानगोंग याओ ने अपना हाथ उठाया और एक जादुई मंत्र पढ़ा। उसके सामने पानी का एक चमकता हुआ पर्दा दिखाई दिया। वो हल्के से उस पर्दे में चली गई और जब वो फिर से बाहर निकली तो उसने खुद को झांगशान की छोटी सी घास फूस की झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा पाया। ठीक उसी समय झांगशान बाहर बैठा अपने घावों पर पट्टी बांध रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने नानगोंग याओ के लिए रोजाना मांस के व्यंजन तैयार किए थे, जिससे कठिन शिकार के दौरान उसे मामूली चोटें आई थी। जियो हेई उसके बगल में बैठी थी और मुंह फुलाए हुए कुछ काली बदबूदार जड़ी बूटियों को पीस रही थी। जब नानगोंग याओ अचानक उनके सामने प्रकट हुई तो झांगशान और जियो हेई दोनों चौंक कर खड़े हो गए। पिछले कुछ दिनों में आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मैं लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ और आज प्रस्थान करने की योजना बना रही हूँ। कुमारी लेले, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारे पास अद्भुत प्रतिभा है। मेरा इरादा तुम्हें साधना के लिए संप्रदाय वापस ले जाने का है। नानगोंग याओ ने शांति से घोषणा की, लेकिन उसके लहजे में एक ऐसा आदेश था जिसे ठुकराया नहीं जा सकता था। और शान भाई का क्या होगा? वो केवल एक साधारण नश्वर मॉडल है, साधना के अयोग्य है। कुमारी लेले, तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है। तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से मेरी उपलब्धियों से भी ऊपर होंगी। जियो हेई को अचानक घबराहट महसूस हुई और उसने सहज रूप से झांगशान की बाह पकड़ ली। इस दृश्य ने नानगोंग याओ को बहुत परेशान किया। पिछले कुछ दिनों में उसने कई बार अपनी आध्यात्मिक जागरूकता स्पिरिचुअल अवेयरनेस से पता लगाया था कि वो लड़की झांगशान पर कितनी गहराई से निर्भर थी। झांगशान का स्वभाव पूरी तरह से बुरा नहीं था, लेकिन नानगोंग याओ उसकी चालाकी को साफ देख सकती थी। फिर भी इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका रक्त और ऊर्जा अस्त व्यस्त थी, जिससे वो आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त था। वो हमेशा के लिए साधना के अयोग्य रहने के लिए ही बना था। जियो हेई ने कई गहरी सांसें ली, फिर सीधे नानगोंग याओ की आंखों में देखते हुए कहा, मैं साधना के लिए आपके साथ जा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शान भाई को हमारे साथ आना होगा, भले ही वो साधना न कर सके। ये शब्द उसे झांगशान ने सिखाए थे। उसे अंदाजा नहीं था कि उसे क्यों लगा कि परी दीदी उसे साधना के लिए ले जाएंगी, लेकिन सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने भविष्यवाणी की थी। शान भाई सच में कमाल के थे। क्या मजाक है, सिस्टम द्वारा पहचानी गई भाग्य की पुत्री। जाहिर है कि नानगोंग याओ प्रतिभा को पहचानती है। झांगशान मन ही मन खुश हुआ। इन पिछले कुछ दिनों में उसने अनगिनत परिदृश्यों और संभावनाओं की कल्पना की थी, क्योंकि पहाड़ों को छोड़ने का ये उसका एकमात्र मौका था। इसके अलावा जियो हेई, जो भाग्य की पुत्री है, वो अपना पूरा जीवन इस जंगल में कैसे बिता सकती थी? नानगोंग याओ ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। ये लड़की अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली थी, फिर भी पूरी तरह से अनुभवहीन और मासूम थी। इसके अलावा साधना की उसकी विशेष वंशावली काफी अनोखी थी। वो एक साधारण नश्वर के साथ कैसे उलझ सकती थी?
नहीं तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। जियो हेई ने फिर से मुंह फुला लिया। तुम। नानगोंग याओ गुस्से से भर गई। यहाँ एक ऐसा अवसर था जिसके लिए हर साल दसियों हजार लोग आवेदन करते थे। फिर भी ये लड़की इसकी कोई कदर नहीं कर रही थी। शायद इसे बेहोश करके ले जाना ही आसान होगा। आखिरकार एक बार जब वो साधना की दुनिया की भव्यता और संप्रदाय के अन्य सुंदर और प्रतिभाशाली शिष्यों को देखेगी तो वो इस जंगली नश्वर को पल भर में भूल जाएगी। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए झांग शान ने सुझाव दिया, आप लेले को साधना के लिए अपने साथ क्यों नहीं ले जाती और मुझे बस पास के किसी शहर में छोड़ दे। उसने तर्क दिया कि एक बार जब वे इन पहाड़ों से बाहर निकल जाएंगे तो किसी भी बात पर समझौता किया जा सकता है। नानगोंग याओ ने अपना सिर हिलाया। मेरा संप्रदाय सेलेस्टियल थ्रेशोल्ड आकाशीय सीमा से बहुत ऊपर है। तुम्हारा अस्त व्यस्त रक्त और ऊर्जा वहां 10 सांसें भी नहीं टिक पाएगी। इसके अलावा 1000 ली के दायरे में एक भी शहर नहीं है। ये जगह इन पहाड़ों से भी ज्यादा खतरनाक है। ये देखकर कि जियो हेई खामोश रही, नानगोंग याओ ने धीरे से आह भरी। झांग लेले की प्रतिभा बहुत असाधारण थी। उसकी भविष्य की उपलब्धियां निस्संदेह महत्वपूर्ण होंगी। वो इस मुद्दे पर जोर नहीं देना चाहती थी। कहीं ऐसा न हो कि बाद में उसे लड़की की नाराजगी झेलनी पड़े। इसलिए उसने आगे कहा, ऐसा करते हैं कुमारी लेले, तुम मेरे साथ संप्रदाय चलो। 2 साल के भीतर मैं गारंटी देती हूं कि तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बुनियादी साधना स्तर प्राप्त कर लोगी। उस समय तुम जब चाहो वापस आ सकती हो। इसके अलावा मैं उसे झांग शान को सांसारिक धन और समृद्धि का जीवन प्रदान करूंगी। नहीं, जियो हेई ने हठपूर्वक मना कर दिया। इसे बस बेहोश कर दो। नानगोंग याओ आग बुला थी। जेमिनी सेड, यह कहानी के 3रे अध्याय का अनुवाद है। अध्याय 3, एक बुरे सपने से भी 100 गुना बदतर। झांग शान जानता था कि अगर उसने ज्यादा दबाव डाला तो वो नानगोंग याओ को क्रोधित कर देगा। इसलिए उसने तुरंत अपनी चाल बदली। ले अब अच्छी बच्ची बनो। इसके बारे में सोचो, अगर कुछ और काम नहीं आया तो तुम कुछ हुनर सीखकर वापस मुझे बचाने आ सकती हो, है ना? तब तक तुम परी की तरह शक्तिशाली हो जाओगी, आसमान में उड़ोगी और जमीन के अंदर रास्ता बना लोगी। मैं सहारे के लिए तुम पर निर्भर रहूंगा। ये बस कुछ ही सालों की बात है, चिंता मत करो। परी दीदी जल्द ही हमें बहुत सारी शानदार चीजों से नवाजेंगी और आखिरकार हमारे पास सहारा लेने के लिए कोई प्रभावशाली व्यक्ति होगा। किसने कहा कि मैं तुम्हें शानदार चीजों से नवाजूंगी? और वे बहुत सारी कैसे हो सकती है? नानगोंग याओ ने अपने चांदी जैसे दांत भींचे। ये जंगली सुअर जैसा आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? फिर भी उसने खुद को सहयोग करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, ये मेरे संप्रदाय का एक ताबीज टैलिस्मान है जो मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। एक बार जब तुम इसे पहन लोगे तो साधारण राक्षसी जानवर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, जिससे जीवन भर तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अपने कोमल हाथ के एक झटके के साथ एक जेड टोकन सीधे झांग शान की ओर उड़ा। उसने उसे पकड़ लिया। हल्के हरे रंग का हथेली के आकार का जेड, जिस पर याओ याओ अक्षर खुदा था। छूने पर यह गर्म और रेशमी महसूस हुआ, जिससे उसे तुरंत शांति का एहसास हुआ। एक खजाना। झांग शान ने जल्दी से उसे अपने कपड़ों में खोस लिया। यह देखकर कि झांग शान ने पहले ही भुगतान स्वीकार कर लिया है, उस काले बालों वाली छोटी लड़की को एहसास हुआ कि उसे पूरी तरह से बेच दिया गया है। वैसे भी वो मूर्ख नहीं थी। आसमान में उड़ने का सपना कौन नहीं देखता? और भविष्य में शान भाई का सहारा बनने के विचार ने उसके दिल को मिठास से भर दिया। फिर भी उनसे कई सालों तक अलग होने का विचार उसे बहुत दुखी कर रहा था। धन्यवाद परी दीदी, लेकिन भले ही मैं साधना कल्टिवेट न कर सकूं, क्या आप मुझे आम लोगों के लिए कुछ तकनीकें सिखाने का कष्ट करेंगी? कम से कम कुछ ऐसा जिससे मेरा शरीर मजबूत हो और स्वास्थ्य में सुधार हो। झांग शान सिर्फ जेड टोकन से संतुष्ट नहीं था। किसी ने उसे सिर्फ सूप की एक घूम दी थी और उसे पहले ही बहुत फायदा हुआ था। थोड़ी सी शर्म से क्या फर्क पड़ता है? उसे जितना हो सके उतना बटोरना था। बेशर्म, वो वास्तव में अपनी किस्मत को और भी ज्यादा आजमा रहा है। नानगोंग याओ का सीना गुस्से से ऊपर नीचे होने लगा। अगर उस छोटी लड़की की उम्मीद भरी निगाहें न होती तो उसने उसी समय उसे दिव्य बिजली के झटके से उड़ा दिया होता। एक गहरी सांस लेते हुए नानगोंग याओ ने एक छोटी किताब प्रकट की और उसे मेज पर फेंक दिया। नश्वर दुनिया की प्रिमोडियल मार्शल आर्ट्स की ये नियमावली तुम्हारे लिए काफी होनी चाहिए। तेरी तो ये तो अविश्वसनीय है। झांग शान ने उत्सुकता से उसे पकड़ लिया। कवर पर लिखा था प्रिमोडियल 5 एनर्जीज। अक्षर बहुत ही सुंदर और परिष्कृत थे। उसने पन्ने पलटे तो पाया कि ये टेक्स्ट और इमेज दोनों से भरा हुआ था। एक और खजाना, परी द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखी गई एक गुप्त नियमावली, जिसमें से अभी भी एक हल्की कोमल खुशबू आ रही थी। झांग शान ने इसे जेड के ठीक बगल में अपने सीने के पास रख लिया। इस बीच झांग शान ने काफी समय उस काले बालों वाली छोटी लड़की को समझाने में बिताया जो पागलों की तरह रो रही थी, और उसने उस पर नाक और आंसू लगा दिए थे। अंत में झांग शान ने लड़की को नानगोंग याओ की ओर जाने का इशारा किया। चलो चलते हैं, नानगोंग याओ ने जल्दी से कहा। वो एक पल भी और रुकने के काबिल नहीं थी। परी दीदी कृपया रुकिए, झांग शान अचानक चिल्लाया। उसने अपनी बेल्ट से एक छोटा खंजर निकाला और उसे दोनों हाथों से आगे बढ़ाया। परी दीदी, ये छोटा खंजर आपको मेरा उपहार है, मुझे ये खजाने देने और लेले को हुनर सिखाने में मदद करने के लिए कृतज्ञता के रूप में। ये क्या कर रहा है? ऐसा लगा जैसे किसी कुत्ते ने अचानक अपनी सबसे कीमती हड्डी उसके साथ साझा करने का फैसला किया हो। नानगोंग याओ दंग रह गई। झांग शान ने समझाने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि परी दीदी को ऐसी मामूली चीजों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपने हमारे प्रति बहुत दया दिखाई है। ये खंजर हमारे गांव में पीढ़ियों से चली आ रही एक परंपरा है। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करती हैं तो लेले और मैं दोनों अपने पूर्वजों के सामने दोषी और शर्मिंदा महसूस करेंगे। बिल्कुल यही सही है। काले बालों वाली छोटी लड़की ने भी साथ दिया। ये देखकर कि झांग शान ने अपने पूर्वजों की भी कसम दे दी है, नानगोंग याओ अवाक रह गई। ठीक है, मैं अपनी शान को ताक पर रख देती हूँ। अपनी आस्तीन के एक झटके के साथ वो छोटा खंजर गायब हो गया। मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करती हूँ। चलो चलते हैं। डिंग। पहली बार दोषपूर्ण छोटा खंजर उपहार देना सफल रहा। ट्रिगर रिटर्न, निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृति रुई शॉर्ट स्वॉर्ड। विशेष अनुस्मारक, रिटर्न ट्रिगर करने के लिए उपहार में दी गई वस्तु वो होनी चाहिए जिसकी भाग्य की पुत्री को आवश्यकता हो। हालांकि चूंकि ये होस्ट का पहला उपहार है इसलिए रिटर्न सफल रहा। यह अपवाद दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। रुई शॉर्ट स्वॉर्ड, निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृति, मन की इच्छा पर चलती है। 1000 झंग, दूर से दुश्मनों पर प्रहार करने में सक्षम। डिंग। बधाई हो होस्ट, आपके पहले उपहार ने न्यूकमर गिफ्ट को सक्रिय कर दिया है। स्पेस ट्रेजरी और 9-फोल्ड निर्वाणा पिल। स्पेस ट्रेजरी, दिव्य श्रेणी की स्थानिक जादुई कलाकृति, एक राई के दाने की तरह जिसमें सुमेरु पर्वत समाया हो, अनगिनत वस्तुओं को रखने में सक्षम। 9-फोल्ड निर्वाण पिल, दिव्य श्रेणी की औषधीय गोली, सेवन के बाद ये किसी के महत्वपूर्ण सार और रक्त को मजबूत करती है और मृत्यु पर एक बार पुनरुत्थान रिसरेक्शन की अनुमति देती है। झांग शान ने सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए विस्तृत स्थान को महसूस किया और तुरंत खुशी से भर गया। इतने सालों का इंतजार ये आसान नहीं था।
इस रूई शॉर्ट स्वॉर्ड के साथ शिकार की कभी चिंता नहीं होगी, और ये दिव्य श्रेणी की गोली व्यावहारिक रूप से एक अतिरिक्त जीवन थी। अगर वो कर सकता तो वो नान गोंग याओ के पैर पकड़ लेता और फूट फूट कर रो पड़ता, मुझे माफ कर दो सिस्टम पिता, इन सभी वर्षों में मैंने तुम्हें गलत समझा। शान भाई, 2 साल तक मेरा इंतजार करना। नहीं नहीं, 2 साल भी नहीं, आधा साल। मैं तुम्हें देखने वापस आऊंगी। काले बालों वाली छोटी लड़की सुबक रही थी, पहले से ही फिर से रोने की कगार पर थी। नान गोंग याओ ने अपना हाथ घुमाया और उनके पैरों के नीचे रोशनी की एक चादर दिखाई दी। परी दीदी, क्या आप कुछ जंगली सब्जी के केक भी नहीं ले जा सकती? वे हमारे गांव की विशेषता है, आपको वे कहीं और नहीं मिलेंगे। झांग शान ने मुनाफे की एक आखिरी बूंद निचोड़ने की कोशिश की और बर्तन पकड़ने के लिए चूल्हे की ओर मुड़ा। ये सुनकर नान गोंग याओ ने जल्दी से शू एसएचएच की आवाज की और काले बालों वाली छोटी लड़की को ले उड़ी और पलक झपकते ही आसमान में गायब हो गई। 5 साल बाद उस छोटे से गांव में अब एक 2 मंजिला इमारत थी। झांग शान 5 साल पहले की तुलना में लगभग अपरिवर्तित लग रहा था। 9-फोल्ड निर्वाण पिल का सेवन करने के बाद उसका महत्वपूर्ण सार और रक्त बहुत मजबूत हो गया था और उसकी पुरानी बीमारियां पूरी तरह से गायब हो गई थी। प्रिमोडियल 5 एनर्जीज वास्तव में एक असाधारण मार्शल आर्ट थी। एक मुक्के से वो पहाड़ों को चीर सकता था और चट्टानों को चकनाचूर कर सकता था, यहां तक कि 2 झांग से भी ऊंचे भालू को उसकी आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी के दम पर उड़ाया जा सकता था। यदि ये एक वक्सिया दुनिया होती तो वो अब तक निश्चित रूप से एक ग्रैंड मास्टर बन गया होता। इस पर्वत श्रृंखला को पार करना और बाहर निकलना अब बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, झांग शान ने सोचा। लेकिन वो काले बालों वाली छोटी लड़की पूरी तरह खामोश रही। उसने 2 साल की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधना के बाद लौटने का वादा किया था, फिर भी उसका कोई अतापता नहीं था। क्या कुछ हुआ था, या वो बस अब वापस नहीं आना चाहती थी? ये सवाल झांग शान के दिल में बना रहा। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। वो पूरे 20 साल यहां रहा था, अब बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का समय आ गया था। सब कुछ तैयार करके झांग शान निकल पड़ा। उसे याद था कि नान गोंग याओ और लड़की उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की ओर उड़े थे, इसलिए वो उसी दिशा में चल पड़ा। भूख लगने पर वो शिकार करता, प्यास लगने पर वो झरनों का पानी पीता। आसमान उसका कंबल था, धरती उसका बिस्तर और सितारे उसके मार्गदर्शक। सिर्फ आधे महीने के बाद झांग शान हजारों ली की यात्रा कर चुका था। प्रिमोडियल रियल्म तक पहुंचने के बाद उसमें खतरे के प्रति तीव्र संवेदनशीलता आ गई थी। उसने सावधानी से उन क्षेत्रों को छोड़ दिया जहां उसे पहाड़ों में शक्तिशाली उपस्थितियों के छिपे होने का एहसास हुआ। चूंकि इस दुनिया में साधक कल्टिवेटर्स थे, इसलिए यह तर्कसंगत था कि यहाँ राक्षस और शैतान भी थे। झांग शान जानता था कि वो 5 साल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन वो फिर भी सतर्क रहा। हमेशा कोई न कोई उससे ज्यादा शक्तिशाली होता ही है। नान गोंग याओ को ही ले लीजिए, एक टॉप टियर पावर हाउस। उसके लिए उसके जैसा प्रिमोडियल स्तर का मार्शल आर्टिस्ट तुच्छ था। एक रात देर से झांग शान को अचानक अपने सीने में जलन महसूस हुई। उसने जेड टोकन निकाला, जिसे उसने अपने शरीर के करीब रखा था। वो चमक रहा था और गर्म था, हालांकि उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। अचानक सफेद कपड़ों में एक शानदार आकृति उसके सामने प्रकट हुई, कोई और नहीं बल्कि खुद नान गोंग याओ। झांग शान हक्का बक्का रह गया। उसके सपनों की देवी साक्षात उसकी आंखों के सामने थी। क्या वो मुझे लेले से मिलवाने ले जाने के लिए यहाँ आई है? इससे पहले कि वो पूछ पाता, नान गोंग याओ ने ठंडे भाव से उसकी ओर देखा और एक हैंडसील बनाई। तुरंत झांग शान का दिल बैठ गया। एक अभूतपूर्व आतंक ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। उसकी आंखों के सामने एक चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी चमकी। धमाका, डिंग, होस्ट की मृत्यु हो गई है। 9-फोल्ड निर्वाण पिल का उपयोग किया जा रहा है। पुनरुत्थान शुरू। जब झांग शान को होश आया तब तक दिन हो चुका था। वो घास पर नग्न पड़ा था, उसका शरीर असहनीय दर्द से कराह रहा था। क्या मैं अभी मर गया था? नान गोंग याओ ने मुझे मार डाला? झांग शान पूरी तरह से सुन्न था। मौत का एहसास इतना वास्तविक था, इतना डरावना, हड्डियों को जमा देने वाली ठंड, चेतना का तुरंत मिट जाना, कि उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। धिक्कार है, सिस्टम द्वारा दी गई एक दिव्य श्रेणी की गोली एक अध्याय से भी कम समय में खत्म हो गई। झांग शान का दिल दुख से टूट गया। उसने मुझे क्यों मारा? जैसे ही उसने उसके ठंडे शांत चेहरे और सुंदर आकृति को याद किया, झांग शान गालियों पर उतर आया। कुतिया, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, एक बुरे सपने से भी 100 गुना बदतर। जेमिनी सेड। यहाँ कहानी के चौथे अध्याय का अनुवाद है। अध्याय 4 अभी 18 की हुई। झांग शान ने गुस्से में अपने दांत भींचे। मौत का वो एहसास अभी भी उसकी नसों में दौड़ रहा था। 9-फोल्ड निर्वाण पिल के जरिए पुनर्जन्म ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी हर हड्डी को पीसकर दोबारा जोड़ा गया हो। उसकी आत्मा उस पीड़ा से फट रही थी जिसने उसे लगभग पागल कर दिया था। वो वास्तव में मुझे मारने के लिए इतनी दूर वापस आई, लेकिन इसे करने के लिए 5 साल का इंतजार क्यों किया? उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। सौभाग्य से सिस्टम के स्पेस ट्रेजरी में रखी रूई शॉर्ट स्वॉर्ड सुरक्षित थी। हालांकि उसका सारा सामान, उसके कपड़े, उसके औजार उस सुनहरे विस्फोट में राख हो गए थे। अब उस छोटे से गांव में वापस जाने का कोई मतलब नहीं था। अपने दिल में बदले की आग को दबाते हुए झांग शान ने पहले पहाड़ों को छोड़ने का फैसला किया। बदला लेने के लिए अभी इंतजार करना होगा। 3 महीने बाद झांग शान एक ऊंची चोटी पर खड़ा था, जहां से दूर मैदानों में शतरंज की बिसात की तरह फैला एक विशाल शहर दिखाई दे रहा था। गांव छोड़ने के बाद से ये सबसे बड़ी बस्ती थी जिसे उसने देखा था। शहर की दीवारें 10 झांग ऊंची थी, उनकी भूरी नीली ईंटें धूप में चमक रही थी। फाटकों पर गाड़ियों और पैदल चलने वालों का तांता लगा था। इस समय झांग शान साधारण मोटे कपड़े पहने हुए था, जो बिल्कुल एक मध्यम आयु वर्ग के किसान जैसा दिख रहा था। जंगल से बाहर निकलने के बाद उसने एक फार्म हाउस पर इन कपड़ों का सौदा किया था। इधर उधर पूछने के बाद उसे आखिरकार समझ आया कि वो कहाँ है। दालियांग डेलियंग। ये साम्राज्य 500 से अधिक वर्षों से खड़ा था। उसके पीछे 10,000 ली का दक्षिणी जंगल सदर्न विल्डरनेस फैला था, जो लगभग निर्जन था। रही बात युनमियाओ संप्रदाय की, तो यहाँ किसी ने उसका नाम तक नहीं सुना था। अपनी यात्रा के दौरान उसने भूतों और देवताओं की अनगिनत लोक कथाएं सुनी थी, लेकिन उसे एक भी असली साधक कल्टिवेटर नहीं मिला था। उसके सामने जो शहर था वो दालियांग की राजधानी योंगचेंग था। जैसे ही वो शहर के फाटकों से गुजरा, बाजार का शोर किसी लहर की तरह उससे टकराया। सड़कों के किनारे दुकानें थी, फेरी वाले चिल्ला रहे थे और लोग कंधों से कंधा मिलाकर चल रहे थे। झांग शान ने एक गहरी सांस ली, नश्वर दुनिया की उस धूल और जीवंतता को महसूस किया जो पहाड़ों की खामोशी से बिल्कुल अलग थी। उसे आजीविका, लाइवलीहुड की जरूरत थी और उसे उस विस्फोट के सदमे से उबरने के लिए समय चाहिए था। मौत के एहसास ने उसे जीवन की एक नई और गहरी समझ दी थी। 2 दिन बाद पश्चिमी जिले में एक कॉरियर एजेंसी के प्रवेश द्वार पर एक नोटिस लगा था। कुरियर की तलाश है, असाधारण मार्शल स्किल्स अनिवार्य।
मासिक वेतन 5 टेल्स से शुरू। झांगशान आवेदकों की लाइन में चुपचाप खड़ा था। उसके आगे एक हट्टा कट्टा आदमी था जो काफी आक्रामक लग रहा था। झांगशान के किसान जैसे हुलिये को देखकर उस आदमी ने पीछे मुड़कर ताना मारा, बुढ़े, ये कोई मुफ्त का खाना नहीं है जिसके लिए तुम लाइन में लगे हो। ये काम लोगों को जिंदा खा जाता है। ध्यान रखना कि चंद सिक्कों के चक्कर में अपनी जान न गवा बैठो। झांगशान ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जब झांगशान की बारी आई तो परीक्षक 50 के दशक का एक व्यक्ति था जिसके दाहिने गाल पर एक गहरा घाव स्कार था। तुमने कौन सी मार्शल आर्ट सीखी है? परीक्षक ने पूछा। बस कुछ खुद से सीखी हुई मुक्केबाजी और लात मारना, झांगशान ने सादगी से जवाब दिया। परीक्षक ने भौहें सिकोड़ी। बवंग कुरियर एजेंसी हर किसी को काम पर नहीं रखती। झांगशान मुस्कुराया। क्यों ना हम थोड़ा मुकाबला स्पार करके देखें? दूर से ही उसने अंदाजा लगा लिया था कि ये निशान वाला आदमी एजेंसी का सबसे मजबूत लड़ाका था। एक पोस्टनेटल रियलम का विशेषज्ञ। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, वही हट्टा कट्टा आदमी जिसने मजाक उड़ाया था गुस्से में चिल्लाया, बुढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मास्टर जी को चुनौती देने की? क्या तू मरना चाहता है? मास्टर गे दालियांग के सबसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों में से एक थे। वो हट्टा कट्टा आदमी उसे सबक सिखाने के लिए झपटा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तकनीक दिखा पाता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि वो हवा में उड़ रहा है और वो परीक्षा हॉल के बाहर जाकर गिरा। ये क्या हुआ? हैरान परेशान वो आदमी वापस अंदर घुसा तो देखा कि मास्टर गे पूरी गंभीरता से खड़े थे। उस निशान वाले उस्ताद ने किसान झांगशान के सामने झुककर गहरा सम्मान प्रकट किया। मैं गे चांगकिंग जी चेंकिंग हूँ, बवंग कुरियर एजेंसी का चीफ कुरियर। क्या मैं सीनियर का सम्मानीय नाम जान सकता हूँ? सालों तक नाम कमाने के बाद मास्टर गे की आंखें बाज जैसी तेज थी। उन्होंने तुरंत झांगशान की महारत को पहचान लिया। ये किसान कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि एक महान प्रिमोडियल एक्सपर्ट था। जैसे ही मास्टर गे बोले, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मास्टर गे खुद एक चोटी के विशेषज्ञ थे जिसे वे सीनियर कहें, वो केवल एक प्रिमोडियल लीजन ही हो सकता था। पूरे दालियांग में 10 से भी कम ऐसे एक्सपर्ट थे। झांगशान ने हल्के अंदाज में अपना नाम बताया, झांगशियान झंग एक्सायन। वो साधना के पद की तलाश में आया था, नश्वर लोगों के बीच अपनी पहचान छिपाकर। एक साधारण व्यक्ति से वो अब अमरता की ओर देख रहा था। इसलिए अब से वो झांगशियान अमर झांग के रूप में जाना जाएगा। और इस तरह झांगशियान बवंग कुरियर एजेंसी का डिप्टी चीफ कुरियर बन गया और हर महीने 500 टाइल्स कमाने लगा। वसंत से पतझड़ आया। पलक झपकते ही 30 साल बीत गए। झांगशियान दालियांग की राजधानी का एक दिग्गज बन गया। पहले 10 वर्षों में उसने व्यापारिक काफिलों कैरवैन्स की रक्षा की और शाही परिवार के लिए गुप्त सामान पहुंचाया। उसने कभी कोई मिशन फेल नहीं होने दिया। उसका सबसे प्रसिद्ध कारनामा उत्तरी रेगिस्तान के 7 भेड़ियों 7 वुल्व्स ऑफ द नॉर्दर्न डेजर्ट के खिलाफ उसकी अकेली लड़ाई थी। उसने 7 महान विशेषज्ञों को 10 चालों के भीतर धूल चटा दी। उस लड़ाई ने मार्शल वर्ल्ड में उसका रुतबा पक्का कर दिया। इसी दौरान उसने स्वॉर्ड सेंट की इकलौती बेटी का दिल जीत लिया। वो दालियांग की सबसे सुंदर और प्रतिष्ठित युवती थी। जब उनकी शादी हुई तो दालियांग के अनगिनत युवा योद्धा दुख में डूब गए। वो 18 की थी, झांगशियान 50 का था। दूसरे दशक में झांगशियान ने लड़ना कम कर दिया। दालियांग के लोगों को पता चला कि वो न केवल एक योद्धा था बल्कि एक साहित्यिक प्रतिभा लिटरेरी जीनियस भी था। उसकी कविताओं ने राजधानी की सबसे प्रसिद्ध 2 जुड़वा बहनों का दिल जीत लिया। जब उनकी शादी हुई तो दालियांग के अनगिनत विद्वान और कवि दुख में शराब पीकर झूमने लगे। वे 18 की थी, झांगशियान 60 का था। तीसरे दशक में दालियांग गृह युद्ध सिविल स्ट्राइफ की चपेट में आ गया। तीसरे राजकुमार ने विद्रोह कर दिया और शाही शहर को घेर लिया। झांगशियान ने अपने शिष्यों के साथ शहर की रक्षा की। वो शहर की दीवारों पर अकेला खड़ा रहा। तीर उसे छू नहीं सके, तलवारें उसे घायल नहीं कर सकी। विद्रोह शांत होने के बाद सम्राट ने इस महाशक्ति को अपने साथ जोड़ने के लिए शाही गठबंधन का प्रस्ताव रखा। झांगशियान ने अन्य ढंग से इसे स्वीकार कर लिया और सम्राट की सबसे छोटी बेटी से शादी की। उसे ड्यूक प्रोटेक्टिंग द नेशन का खिताब मिला। एक राजकुमारी से शादी करना और ड्यूक बनना दालियांग के इतिहास में अभूतपूर्व था। राजकुमारी बेहद खूबसूरत और कोमल थी। झांगशियान के नाम एक और उपलब्धि। जब यह खबर फैली तो उन रईसों ने खून के आंसू रोए जो राजकुमारी से गुप्त प्रेम करते थे। झांगशियान, तुम बूढ़े बदमाश, 70 साल की उम्र में एक जवान सुंदरी से शादी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जब उनकी शादी हुई तो पूरे दालियांग ने शराब पीकर अपना गम भुलाया। इस बार किसी ने खुलकर रोने की हिम्मत नहीं की क्योंकि झांगशियान की शक्ति अब अजेय थी। वो 18 की थी, झांगशियान 70 का था। यहाँ कहानी के 5वें अध्याय का अनुवाद है। अध्याय 5, यीवन की चमक और चांदी जैसे बाल। बस एक पल का समय। झांगशियान पहाड़ की चोटी पर खड़ा दूर डूबते सूरज को देख रहा था। उसके कंटी के सफेद बाल सालों पहले जैसे ही थे और उसके चेहरे पर बुढ़ापे का कोई निशान नहीं था। यीवन की सुंदरता और चांदी जैसे बाल, वक्त के पहिए में बस एक पल के समान। वो कभी शक्तिशाली रही बवंग एस्कॉर्ट एजेंसी अब दूसरों के हाथों में जा चुकी थी। स्वॉर्ड सेंट की बेटी, वे 2 जुड़वा बहनें और यहाँ तक कि दालियांग साम्राज्य की वो छोटी राजकुमारी, सब मिट्टी में मिल चुके थे। लेकिन वो अकेला अब भी जीवित था। इनेट रियलम की उसकी साधना और 9-fold निर्वाण पिल के प्रभाव ने उसके बुढ़ापे को थाम लिया था। लेकिन इसने उसे पूरी तरह अकेला भी कर दिया था, जिससे उसने इस दुनिया के अकेलेपन की असली कड़वाहट चखी थी। 50 साल पहले वो इनेट रियलम के शिखर पर पहुंच चुका था। उसके 10 साल बाद उसे अगले चरण की दहलीज महसूस होने लगी थी। ऐसा लगा जैसे सच्ची साधना कल्टिवेशन का रास्ता उसके सामने है, लेकिन वो धुंध से ढका था जिससे वो दशकों तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। झांगशियान जानता था कि यह वही स्थिति है जिसका वर्णन नानगोंग याओ ने किया था। उसके पास आध्यात्मिक जड़ स्पिरिचुअल रूट की कमी थी जिससे साधना करना असंभव था। भले ही उसने अपने भीतर 5 तत्वों को सिद्ध कर लिया था, लेकिन वो आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी का एक अंश भी पैदा नहीं कर पाया। फिर भी ये दशक अपने आप में काफी समृद्ध रहे थे। उसने सांसारिक धन, शक्ति और प्रिय साथियों का चरम सुख प्राप्त किया था। यदि वो चाहता तो शाही सिंहासन भी उसके हाथ में होता, लेकिन अपनी आखिरी पत्नी को अपने हाथों से दफनाने के बाद उसके पास यहाँ रुकने के लिए कुछ नहीं बचा था। और अब उसका जीवन काल भी अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। पूर्ण इनेट रियलम और निर्वाण पिल की मदद से वो सैद्धांतिक रूप से 150 साल तक जी सकता था, लेकिन अब वो पहले से ही 120 वर्ष का हो चुका था। अगर ये साधना कल्टिवेशन की दुनिया न होती तो ये साल निश्चित रूप से एक अजय और रोमांचक कहानी बन गए होते। अफसोस, उसने पूरे दालियांग साम्राज्य की यात्रा की थी, फिर भी उसे एक भी साधक नहीं मिला। सिस्टम ने कोई और मार्गदर्शन नहीं दिया और युन मियाओ संप्रदाय एक दूर के सपने जैसा लग रहा था। क्या नानगोंग याओ और वो काले बालों वाली छोटी लड़की अभी भी जीवित थी? क्या लेले अभी भी उसे याद करती थी? इन वर्षों में उसने अनगिनत साधना पुस्तकें, मैनुअल्स इकट्ठी की थी,
अधिकांश नश्वर दुनिया की मार्शल आर्ट्स थी, जो नानगोंग याओ द्वारा उपहार में दी गई प्रिमोडियल 5 एनर्जीज से बहुत कमतर थी। कभी कभी असली साधना ग्रंथों के कुछ अंश मिलते थे, लेकिन वे या तो अधूरे थे या किसी अजीब संप्रदाय के। जिस एकमात्र किताब ने झांग शियान को वास्तव में आकर्षित किया था वो थी कंडेंसिंग द गोल्डन कोर टेक्निक, गोल्डन कोर बनाने की तकनीक। ये कथित तौर पर एक प्राचीन साधक द्वारा लिखी गई थी, जिसने शरीर के भीतर एक झूठी कोर, फॉल्स कोर बनाने के लिए दुर्लभ खगोलिया और सांसारिक खजानों का उपयोग करने की कोशिश की थी। ये झूठी कोर आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखती और शुद्ध करती थी। सफलता मिलने पर कोई भी रिफाइनिंग, क्यूआई रिफाइनिंग या फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच सकता था और बाद में उस शक्ति का उपयोग उस झूठी कोर को पोषण देने के लिए कर सकता था, जिससे वो एक असली गोल्डन कोर में बदल जाए। इसे पढ़ने पर झांग शियान लेखक की कल्पना से तुरंत मंत्रमुग्ध हो गया। फिर भी खेद की बात यह थी कि यह तकनीक केवल एक विचार, कॉन्सेप्ट बनकर रह गई थी, जिसकी प्रक्रिया अधूरी थी। सालों के अध्ययन के बाद भी झांग शियान को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। एक दिन वो पहाड़ों के बीच बसे एक एकांत ताओवादी मंदिर, टाओइस्ट टेंपल में पहुंचा। डिंग, भाग्य की पुत्री मिली। ली मियाओइन, अनुकूलता, फेवरेबल -5, बॉन्डिंग सफल रही। सिस्टम का नोटिफिकेशन उसके दिमाग में गूंज उठा, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या आखिरकार वो मिल गई? उसने एक गहरी सांस ली और पहाड़ चढ़ना शुरू किया। मंदिर का दरवाजा पुराना था, समय की मार से लकड़ी झुलस गई थी, फिर भी हवा में अभी भी अगरबत्ती की हल्की खुशबू थी। झांग शियान ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे सिस्टम द्वारा बताए गए लक्ष्य का कोई संकेत नहीं मिला। हालांकि उसका ध्यान आंगन में मौजूद कई युवा चेलों, एकोलाइट्स ने खींचा। हर एक की मार्शल तकनीक बहुत ही परिष्कृत और सुंदर थी, जो पहले से ही पोस्टनेट स्तर के शिखर पर थी, और फिर भी वे मुश्किल से किशोरावस्था, टीन्स में थे। ये मंदिर कोई साधारण जगह नहीं थी। झांग शियान आगे बढ़ा और कोमलता से पूछा, युवा साधक, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या मठाधीश एबट उपस्थित है? उस युवा चेले ने सिर तक नहीं उठाया। गुरुजी पीछे के पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे हैं और शाम तक नहीं लौटेंगे। झांग शियान बैठकर इंतजार करने लगा। उसने पुष्टि कर ली थी कि भाग्य की पुत्री वहां से गुजरने वाले ग्रामीणों में नहीं थी। इन युवा चेलों से निकलने वाली असाधारण ऊर्जा से उसे आभास हुआ कि उसका संबंध मंदिर के मठाधीश से जरूर होगा। लेकिन तार्किक रूप से कहें तो एक ताओवादी मंदिर कभी भी महिला शिष्यों को स्वीकार नहीं करेगा। क्या ऐसा हो सकता था कि जैसे ही झांग शियान इस संभावना पर विचार कर रहा था, दो आकृतियां पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर आईं। पीछे एक मध्यम आयु वर्ग का ताओवादी था, जिसके पास जड़ी बूटियों की टोकरी थी। आगे एक दुबला पतला बूढ़ा ताओवादी था, जिसकी भौहें सफेद थी और चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थी, फिर भी उसकी आंखों में गजब की चमक थी। उस बूढ़े ताओवादी को कुछ महसूस हुआ और उसकी नजर दूर से ही झांग शियान पर टिक गई। झांग शियान का दिल धड़क गया। दोनों उस्ताद थे। पीछे वाला व्यक्ति पहले से ही इनेट रियलम के मध्यम स्तर पर था, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला वो बूढ़ा ताओवादी था। हालांकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी अंतिम सीमा तक घट रही थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था, वो एक असली साधक, कल्टिवेटर था। उस बूढ़े ताओवादी ने भी झांग शियान की असाधारण प्रकृति को भांप लिया था। मैं जुआनवेई क्सुमवेई हूं, एक विनम्र ताओवादी। प्रणाम साथी साधक। उसकी आवाज बूढ़ी नहीं थी, वो स्पष्ट और शक्तिशाली थी। झांग शियान ने सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। मैं झांग शियान हूं। मेरा यहां आना एक घुसपैठ जैसा है। बूढ़े ताओवादी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके पीछे खड़े मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने झांग शियान को ध्यान से देखा। आप ड्यूक ऑफ ज़ेंगो हैं? झांग शियान ने शालीनता से जवाब दिया, बिल्कुल। ये सुनकर उस ताओवादी के चेहरे के भाव अजीब हो गए, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। बूढ़े ताओवादी ने मुस्कुराते हुए कहा, दूर से आए मेहमान का सम्मान होना चाहिए। कृपया बातचीत के लिए मेरे साथ अंदर चलें। मंदिर का भीतरी कक्ष बहुत साधारण था। उस मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी ने मिट्टी के बर्तन निकाले, पानी उबाला, चाय बनाई और पूरी तरह खामोश रहा। उसकी नजरें रह रहकर झांग शियान की ओर जा रही थी। सालों तक ऊंचे पदों पर रहने के कारण झांग शियान समझ गया था कि कुछ लोगों को रहस्यमयी माहौल बनाना पसंद होता है, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी चाय पीता रहा। आखिरकार उस मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी ने सन्नाटा तोड़ा, जैसे वो बहुत देर से खुद को रोक रहा हो। मेरी सीनियर सिस्टर अब कैसी है? क्या? झांग शियान उस ताओवादी को देखता रहा, जो अब दुखी और परेशान दिख रहा था। मेरी सीनियर सिस्टर युराव वायुराव, मैं उनका जूनियर भाई युयुन वायुयु हूं। हम 10 साल पहले लड़े थे, तब आपने मुझे एक ही मुक्के में बेहोश कर दिया था। युराव वास्तव में बहुत पुरानी कहानी थी। उस समय खुद को पवित्र संप्रदाय, होली सेक्ट कहने वाला एक समूह था, जिसकी हरकतें अजीब थी। मार्शल आर्टिस्ट उन्हें राक्षसी संप्रदाय, डीमन सेक्ट कहते थे। दालियां की रक्षा करते हुए झांग शियान का उनसे टकराव हुआ था। उसने गौर किया था कि उस संप्रदाय में युराव नाम की एक पवित्र कन्या, होली मेडन थी। उसकी सुंदरता और मार्शल तकनीक अद्भुत थी, इसलिए उसने उसे जान से नहीं मारा, बल्कि एक मुक्के से सबक सिखाकर छोड़ दिया। इसके बाद युराव ने झांग शियान की हत्या के कई प्रयास किए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। झांग शियान ने उसे 7 बार पकड़ा और हर बार उसे बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया। अंत में 8वीं बार में उसने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया और 80 साल के झांग शियान से शादी कर ली। इस शादी ने पूरे दालियांग साम्राज्य को चौंका दिया था। झांग शियान ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ किसी पुराने परिचित से मुलाकात होगी। युराव की याद में उसने आह भरी। युराव का 5 साल पहले निधन हो गया। ये सुनकर युयुन फूट फूट कर रोने लगा। अपनी सीनियर सिस्टर के प्रति उसका पुराना आकर्षण और यादें टूट गई। तभी अचानक एक आवाज आई, चटाक। जुआनवे ने उसे अपने झाड़ू डस्ट विस्क से चेहरे पर मारा। एक बार जब तुम मेरे संप्रदाय में प्रवेश करते हो तो तुम्हें अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना चाहिए। ये बच्चों की तरह रोना धोना क्या है? सबके आश्चर्य के बीच युयुन और भी जोर से रोने लगा, जैसे कोई 200 किलो का बच्चा हो। वो रोते हुए बाहर की ओर भाग गया। झांग शियान भी इस दृश्य से काफी प्रभावित हुआ और चुप हो गया। काफी देर तक दोनों में से कोई नहीं बोला। अंत में जुआनवे ने आह भरी और कहा, ड्यूक ऑफ झेंगो, मैं शब्दों में कुशल नहीं हूं। मैं जानता हूं कि आपने इनेट रियलम को सिद्ध कर लिया है और साधना का रास्ता देख लिया है, फिर भी आप देख सकते हैं कि मैं कितना कमजोर हो गया हूं। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा।